Hello everyone, good morning. Myself Mona Yadav. So in this particular video, that is part 8 of class 9th economics, chapter 1st, the story of village Palampur. And yesterday we have completed our reading portion of this chapter. So today we will do NCERT exercise of this chapter. So let's start now. So we have already discussed about the location, the village, that is Palampur, area of the village, how many hectares, okay, and main activity and other activities. So your exercise, first question: every village in India is surveyed once in 10 years during the census, and some of the details are presented in the following format. Fill up the following based on information on Palampur. Students, you all know that Palampur is an imaginary village in hypothetical village, okay, बट हमने उसकी लोकेशन मीन हमने उसको कहाँ से कंपेयर किया है कि वो जो विलेज है पालमपुर वो कहाँ की तरह लगता है, ओके तो लोकेशन इसमें हम फिल करेंगे वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी. सो पालमपुर इज लुकिंग लाइक वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश, ओके. तो इसमें एक सर्वे के अकॉर्डिंग जो है, जो 10 इयर्स पे सर्वे होता है, सेंसस जब बनाया जाता है पॉपुलेशन का, तो उस टाइम जो डिटेल्स प्रेजेंट होती है, तो इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमने इसको फिल करना है. तो ये आप अपनी बुक में ही फिल करेंगे, ओके. डोंट राइट इन योर नोटबुक, ओनली इन योर बुक. सो टोटल एरिया ऑफ द विलेज, how many hectares? 226 hectares, okay. Land use in hectares, then irrigated land is you all know 200 hectares, and there is no waste land, means unirrigated land is 0%, ठीक है. मीन्स वहां जितनी भी लैंड है उसको टोटली यूज में किया जा रहा है. 200 हेक्टेयर्स लैंड को जो है यूज किया जा रहा है, और 0% अनइरिगेटेड लैंड है. एंड लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, जैसे कि कुछ एरियाज ऐसे हैं जो रोड्स में, पॉन्ड्स में, मीन्स कुछ प्लेग्राउंड वगैरह बने हुए हैं, या रोड्स है, या पॉन्ड से कनेक्टेड है, ड्वेलिंग्स है, मीन्स इन सारी चीजों से जो कनेक्ट है. तो 26 हेक्टेयर जो है वहां पे वो इंगेज किया गया है, उतना एरिया, ओके. नाउ फैसिलिटीज वहां पे क्या क्या है. देन एजुकेशनल फैसिलिटी, there are 2 primary schools and 1 high school. Medical facility में 1 primary health center and 1 private dispensary, okay. Market facility में रायगंज एंड शाहपुर, ठीक है, एक टाउन, नियर बाय टाउन, और जो आपको बताया गया था एक बड़ा विलेज जो है वहां से कनेक्ट है. तो रायगंज एंड शाहपुर जो है उससे पालमपुर से कनेक्ट है. सो मार्केट फैसिलिटीज वहां के थ्रू है, जो रोड्स कनेक्ट है, ओके. नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ठीक है. बहुत सारे जो हाउसेज हैं वहां के पालमपुर के, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है, वहां पे अवेलेबिलिटी है. नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन, ओके. वेल कनेक्टेड विद रायगंज एंड शाहपुर. मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज से ये कनेक्ट है एक दूसरे से. रायगंज एंड शाहपुर से पालमपुर विलेज जो है कनेक्ट है पूरी तरह से. वहां से जो है बलक कार्ट एंड अदर व्हीकल्स जो है वहां से जाते रहते हैं, और इस तरह से ये एक गांव दूसरे गांव से और दूसरे टाउन से कनेक्ट किया गया है. नियरेस्ट टाउन नेम इज शाहपुर, ओके. सो यू हैव टू फिल दिस डिटेल इन योर बुक, ओके. नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 is modern farming methods require more inputs which are manufactured in industry. Do you agree? Question में पूछा गया है कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं वहां पे हमें ज्यादा इनपुट्स की रिक्वायर होती है, विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्री, जो कि कहाँ पे मैन्युफैक्चर होते हैं, इंडस्ट्री में. देन डू यू एग्री? तो क्या आप इस चीज से, इस स्टेटमेंट से आप एग्री हैं? देन आंसर इज, so students, you analyze that what is the difference between modern farming methods and traditional methods, okay. then question का आंसर जो है हम yes में इसको करेंगे, because modern farming method जो है of course वहां पे हमें more inputs की रिक्वायर होती है which are manufactured in industry. तो modern farming methods में किन किन चीजों का यूज होता है, और ट्रेडिशनल फार्मिंग में वो हमने ऑलरेडी चैप्टर में रीड कर लिया है. देन पॉइंट नंबर फर्स्ट, yes modern farming methods require more inputs which are मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्री. यस, जरूरत होती है बहुत ज्यादा इनपुट्स की, बहुत ज्यादा चीजों की, बिकॉज सारी चीजें ये जो है इंडस्ट्री में ही मैन्युफैक्चर होती हैं. अब देयर हैज बीन ए शिफ्ट फ्रॉम
ट्रेडिशनल टेक्निक्स सच एज बलोक कार्ट्स, फर्टिलाइजर्स, रिवर वाटर इरिगेशन मीन्स अगर हम बात करें, इफ यू टॉक अबाउट ट्रेडिशनल टेक्निक्स देन वहां पे यूज होता था कार्ट्स का, मतलब सीड्स वगैरह ग्रो करने के लिए भी हमारे पास ट्रैक्टर्स वगैरह का यूज नहीं था। फर्टिलाइजर्स मींस कंपोस्ट फर्टिलाइजर्स जो कि बनाए जाते थे, मींस जैसे काव डंग वगैरह जिसके बारे में हमने चैप्टर में रीड किया है, मींस एक तरह से देशी फर्टिलाइजर का यूज जो है हम करते थे। रिवर वाटर इरिगेशन, एक तरह से नदी के पानी से ही सिंचाई की जाती थी फसलों में। एंड अदर्स, और भी कुछ अदर मेथड्स थे। तो टू मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स, तो इसका एक शिफ्ट हुआ है। शिफ्ट मींस मूव किया है ट्रेडिशनल टेक्निक्स ने कहाँ की तरफ, मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स की तरफ, जिसमें क्या चीजें चेंज है, सच एज केमिकल फर्टिलाइजर्स, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम पेस्टिसाइड्स का, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, HYVs का यूज करते हैं, हाई यील्ड ऑफ वेराइटी सीड्स, ओके, एंड ट्रैक्टर्स का यूज करते हैं। यहाँ पे हमें कार्ड्स वगैरह की जरूरत नहीं है। मींस एक जो चेंज हुआ है, टेक्निक का जो चेंज है, ओके, तो वो एक तरह से मॉडिफाई हुआ है। सारी चीजों का जो है चेंजमेंट, उससे हमारी जो प्रोसेस है फार्मिंग की, उसमें भी बहुत ज्यादा चेंज हुआ है और उससे हमने बहुत ज्यादा अर्निंग भी की है। ओके, तो देयर हैज बीन ए शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल टेक्निक्स टू मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स। ओके, point number 3, these modern techniques are manufactured in industries because of course these modern farming techniques are manufactured in industries, ये industries में बनती हैं and require large money to purchase, इसलिए इनको परचेज करने के लिए हमें more amount की जरूरत होगी, ज्यादा मनी की जरूरत होगी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप this one is clear. Question number 3, how did the spread of electricity help farmers in Palampur? इलेक्ट्रिसिटी ने किस तरह से पालमपुर के फार्मर्स को एक तरह से हेल्प की है, ठीक है। मींस इलेक्ट्रिसिटी का जो स्प्रेड हुआ है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो लोगों के घरों में प्रोवाइड की गई है, तो उससे किस तरह से पालमपुर के फार्मर्स को हेल्प मिली है। देन आंसर इज द स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हेल्प्ड फार्मर्स, तो इलेक्ट्रिसिटी के स्प्रेड ने फार्मर्स को कैसे हेल्प किया है, टू इंस्टॉल एंड यूज ट्यूबवेल्स फॉर इरिगेशन पर्पजेज। तो इससे क्या है कि फार्मर्स इंस्टॉल कर सकते हैं ट्यूबवेल्स को अपने इरिगेशन पर्पज के लिए, ठीक है। बिकॉज रेन वाटर पे डिपेंड रहने से बेटर है कि फार्मर्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होने के कारण ट्यूबवेल्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने, पहले हमने पढ़ा चैप्टर में कि पहले गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ट्यूबवेल्स सेटअप किए गए, उसके बाद फार्मर्स ने अपने ऑन लेवल पे भी खुद सेटअप किए। ओके, पॉइंट नंबर 2, द ट्यूबवेल्स कैन इरिगेट लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड्स। अब देखो, हम अगर नहरों से या नदियों से सिंचाई करते हैं, रिवर से इरिगेशन करते हैं, देन हम एक स्मॉल ट्रैक्ट ऑफ लैंड को ही ओनली पानी दे सकते हैं, ठीक है। तो ट्यूबवेल्स से क्या होता है कि कैन इरिगेट लार्ज ट्रैक्ट्स, बड़े क्षेत्र को, भूमि के बड़े क्षेत्र को सिंचाई हम कर सकते हैं। एंड इट एंश्योर्ड कंटिन्यूस गुड हार्वेस्ट ऑफ क्रॉप्स, और ये हमें एंश्योर करता है कंटिन्यूस गुड हार्वेस्ट ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। तो क्रॉप्स जो है एक तरह से अच्छा डेवलप करती है, अच्छा ग्रो करती है, और हार्वेस्टिंग प्रोसेस में भी कोई प्रॉब्लम हमें नहीं आती है। ओके, दिस अलाउड द फार्मर्स टू ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स इन ए ईयर। ऑफ कोर्स अगर हमारे पास पानी की फैसिलिटी अच्छी होगी, इलेक्ट्रिसिटी अच्छी होगी, तो हम डिफरेंट क्रॉप्स को एक साल में उगा सकते हैं। दैट इज कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग। ओके, एज यू रीड अबाउट दिस मल्टीपल क्रॉपिंग इन योर चैप्टर, दैट more than one crop, okay, more than one crop in on the same piece of land in 1 year, okay, in एक particular year में grow करना, एक crop से ज्यादा crops को grow करना क्या कहलाता है, मल्टीपल क्रॉपिंग। तो दिस अलाउड द फार्मर्स, ऑफ कोर्स अगर इलेक्ट्रिसिटी अच्छी है तो इरिगेशन पर्पज भी हमें मिल रहा है। इरिगेशन पर्पज से हम ट्यूबवेल्स वगैरह को जो कर रहे हैं सेटअप, उसके बाद फार्मर्स को एक इस चीज के लिए वो मिल जाता है कि डिफरेंट क्रॉप्स को भी वो ग्रो कर सकते हैं, अर्न ग्रेटर प्रॉफिट्स, और अच्छे प्रॉफिट्स जो है अर्न कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, सो द स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हेल्प्ड फार्मर्स इन पालमपुर। ओके, देन सेकंड वन क्वेश्चन इज क्लियर। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 4, इज इट इम्पोर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन, वाई। क्वेश्चन है कि क्या ये जरूरी है कि अंडर इरिगेशन एरिया को
इंक्रीज किया जाए, बढ़ाया जाए। तो स्टूडेंट्स हमने ऑलरेडी चैप्टर में पढ़ा है कि जो पालमपुर विलेज का जो एरिया है वो इरिगेशन पर्पज से या किसी भी पर्पज से जो है फार्मर्स बढ़ा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो वेस्ट लैंड है उसको कन्वर्ट कर दिया गया था कल्टीवेबल लैंड के लिए। तो वहां पे कुछ वेस्ट लैंड है ही नहीं कि उसको और ज्यादा इन फ्यूचर हम बढ़ा सकें। ओके, तो वैसे तो हम अगर देखें तो इरिगेशन जो है, इरिगेशन पर्पज से उस एरिया को इंक्रीज करना बेटर है। सो यस, इट इज इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन। बाय हैविंग ए सप्लाई ऑफ कंटिन्यूअस वाटर फार्मर्स कैन ग्रो मल्टीपल क्रॉप्स इन ए ईयर। तो उससे क्या होगा, इरिगेशन एरिया को अगर हम इंक्रीज करेंगे, इरिगेशन के अंडर एरिया को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो एक कॉन्टिन्यूस सप्लाई मिलेगा, वाटर सप्लाई मिलेगा हमें, और फार्मर्स जो है क्या करेंगे उससे मल्टीपल क्रॉप्स, बहुत ज्यादा, एक से ज्यादा क्रॉप्स जो है इन पर्टिकुलर ईयर में ग्रो कर सकते हैं। ओके, पॉइंट नंबर 3, बाय ग्रोइंग मल्टीपल क्रॉप्स फार्मर्स अर्न ग्रेटर प्रॉफिट्स। ओके, सो दिस इज सिमिलर लाइक क्वेश्चन नंबर 3rd। तो ग्रो मल्टीपल क्रॉप्स को अगर ग्रो करेंगे तो फार्मर्स ऑब्वियसली ग्रेटर प्रॉफिट्स अर्न करेंगे। ठीक है, ज्यादा अमाउंट उनको, ज्यादा कमाई उनकी होगी। पॉइंट नंबर 4, दिस इंप्रूव्स इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द विलेज एंड एरिया। तो जो विलेज की इकोनॉमिक कंडीशन है इससे वो भी इंप्रूव होगी, बेटर बनेगी, या फिर किसी भी अन्य एरिया की। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4th इज क्लियर। Question number 5th, construct a table on the distribution of land among the 450 families of Palampur। बेटा इसमें हमने एक टेबल कंस्ट्रक्ट करनी है, एक टेबल बनानी है जिसमें हमने 450 फैमिलीज का एक तरह से लैंड डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने रीड किया था वो लिखना है। तो आप इस तरह से आप अपनी नोटबुक में इसको ड्रॉ करेंगे। तो इस टेबल में हम 3 जो कैटेगरीज के मैंने आपको बताया था उस तरह से हम फार्मर्स का लैंड डिस्ट्रीब्यूशन शो करेंगे। देन इसमें लैंडलेस जो है ये कितने हैं, 150 फैमिलीज। ओके, 450 में से कितने फैमिलीज को कितनी लैंड डिस्ट्रीब्यूट हुई है। तो हम देखते हैं कि 150 फैमिलीज आर लैंडलेस, उनके पास बिल्कुल भी कोई जमीन, कोई लैंड नहीं है। ओके, दे आर लैंडलेस। तो 150 आर लैंडलेस। नेक्स्ट, स्मॉल लैंड होल्डर्स। ठीक है, जिनके पास मैंने आपको बताया था कि 2 हेक्टेयर से भी कम लैंड है, वो स्मॉल लैंड होल्डर्स हैं, स्मॉल फार्मर्स हैं। तो वो कितने कौन सी कैटेगरी में है, 240 फैमिलीज में। ओके स्टूडेंट्स, देन स्मॉल लैंड होल्डर्स आर 240 एंड मीडियम एंड लार्ज लैंड होल्डर्स 60 फैमिलीज में 60 फैमिलीज ऐसी हैं जो मीडियम एंड लार्ज लैंड होल्डर्स से बिलोंग करती हैं। देन 60 फैमिलीज। तो हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस डिस्ट्रीब्यूशन हाउ मैनी फैमिलीज आर लार्ज लैंड होल्डर्स। 60 फैमिलीज मीन्स सबसे कम इसका जो रेशियो है वो किस तरह से बन रहा है कि जो स्मॉल लैंड होल्डर्स है वो बहुत ज्यादा है। 150 जो है मीन्स 1/3 पॉपुलेशन जो है विलेज की वो लैंडलेस है, और एक छोटे अमाउंट में मीन्स 60 फैमिलीज जो है मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स है। ओके, देन हमने पालमपुर विलेज का पूरा प्रोसेस, फार्मिंग प्रोसेस हम एक्चुअली अच्छे से पढ़ चुके हैं। सो स्टूडेंट्स, so you have to write these 5 questions in your fair notebook, chapter 1st of economics. Okay, and tomorrow we will do our remaining questions of this chapter. Thank you.